नमस्कार। ईरान में शांति हुई नहीं है और उधर एक बड़ा बवाल पुतिन ने मचाने की तैयारी कर ली है और इस बार पुतिन जिस मूड में दिख रहे हैं उसके बाद दुनिया ईरान के बारे में बात करना भूल जाएगी। हालत यह है कि ईरान में तो ये आपको पता ही है कि एक नाव थी, उनकी मोटर बोट होती है, उसके ऊपर बम गिरा दिया अमेरिका ने। हमने स्ट्राइक की, ईरान ने उनके 2 ड्रोन पटक दिए। हो गई स्ट्राइक आपकी ख़त्म। तो ये सब चलता रहेगा। बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप दिन में एक बार हूल देंगे, एक बार थूकेंगे, एक बार चाटेंगे, एक बार पलटेंगे, चवन्नी करते रहेंगे। लेकिन इस बार एक खतरनाक चीज़ हो रही है और ये खतरनाक चीज़ ये हो रही है कि इस बार यूक्रेन की राजधानी पे पुतिन ने प्रॉपर ऐलान किया है, तबाही होगी, कहर बरपाया जाएगा, आग बरसेगी, बच सके हो तो बच जाओ। अगर जान बचानी है तो कीव से, जो कीव में रहने वाले लोग हैं, हमारे परिचित आपके भी हैं, उनको भी कहा जाए कि दूर हट जाएं। क्यों? क्योंकि इस बार पुतिन माफ करने के मूड में नहीं है। हो सकता है कि जेलेंस्की के ऊपर भी मिसाइल अटैक हो जाए। क्यों? उसकी एक वजह है। वजह क्या है इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। ये भी जानेंगे कि कैसे जेलेंस्की को अब टारगेट बनाया जा सकता है। ये भी समझेंगे कि इस युद्ध में भारत के लोग कैसे फंस रहे हैं। हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। इस बार जो दिमाग है ना भाई साहब, भिन्नौट हो गया उसका। किसका? पुतिन का। बोले मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई क्या हो गया पुतिन साहब, क्यों नाराज हो रहे हो? बोले ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। हुआ ये कि ये बीच बीच में कुछ अपना एडवेंचर कर देता है। यूक्रेन घुस जाता है रूस में, कभी उनके पेट्रोल की जगह पे गिरा देता है, कभी कहीं गिरा देता है। अभी तक तो वो झेल रहा था। अभी हुआ ये कि इसने जो है ना, यूक्रेन ने एक स्टारोब्लिस्क जगह है, वहाँ एक लुहांस्क एक जगह है, वो अभी रूस के कब्जे में है। वहाँ पे एक छात्रावास की बिल्डिंग, मैंने यानी जहाँ पे स्टूडेंट्स के रहते हैं वो, और वहाँ पर एक कॉलेज, उस पे हमला कर दिया कीव ने, यानी जेलेंस्की ने। और हमला करने में 20-22 बच्चे मारे गए। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर तुम अपनी धरती पे, तुम तो कह रहे हो ना कि रूस ने कब्जा कर लिया, लेकिन मेरी ज़मीन है, खाली करो। अपनी ज़मीन पे छात्रों को मारोगे। और फिर जेलेंस्की का जो पूरा काम करने का तरीका है, उससे पहले भी पुतिन नाराज है। हमला कैसे होने वाला? तो हमला करने के लिए बाकायदा इस बार पहली बार, दुनिया में बहुत कम ऐसा होता है, जैसे इजराइल करता है लेबनान में, तो वहाँ बोल देता है कि भाई फलां 3 गांव खाली कर दो। पर राजधानी बेरूत पे हमले की उसने भी वार्निंग नहीं दी थी। बाकायदा पुतिन ने एक वार्निंग जारी की है, एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो विदेशी दूतावास हैं वो सारे के सारे लोग अपने दूतावास को कुछ समय के लिए छोड़ के राजधानी कीव से बाहर चले जाएं। जितने विदेशी एनजीओ हैं वो वहाँ पर जो हैं इस वक्त, वो भी उसको छोड़ के चले जाएं। जिन जिन लोगों को अपनी जान बचानी है वो कीव से बाहर चले जाएं, क्योंकि रात कत्ल की रात होने वाली है और कीव पर मिसाइलों की बरसात होने वाली है। अंधाधुंध हमले होने वाले हैं। लेकिन ये अंधाधुंध हमले क्या नागरिक ठिकानों पर होंगे? नहीं, लेकिन पता भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाकायदा एक लिस्ट दी है रूस ने कि किन किन जगहों पर वो हमले करेगा, और इस लिस्ट की कॉपी अमेरिका को भेज दी गई है। और मार्को रूबियो को लैवरोव ने फ़ोन करके बताया, भाई अब हम ये छोड़ेंगे नहीं, इस जगह पे हमला करने वाले हैं, तुम भी अपनी एम्बेसी के लोगों को हटा लो, ताकि कोई बाद में ये ना कहे, ये रिकॉर्ड पे वो रजिस्टर करना चाहता है, कोई बाद में ये ना कहे कि भैया अचानक पुतिन ने राजधानी पे हमला कर दिया। तो पुतिन के ठिकाने पे कई चीज़ें हैं और इसीलिए उसने डिप्लोमेटिक वार्निंग दे दी है। अब ये लॉन्ग वार मोड में मामला जा चुका है। तो ऐसे में तो अब हमला कैसे होगा? तो रूस ने ये बताया है कि वो बहुत सारी ड्रोन की वेव्स भेजेगा। आप जानते हैं एक नया चलन चला है, ईरान ने सबको सिखाया पूरी दुनिया को कि हज़ारों सैकड़ों एक साथ ड्रोन भेजो।
ताकि सामने वाले का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाए। इसके बाद वो मिसाइल से सैचुरेट कर देगा, पावर ग्रिड पे अटैक करेगा, जनता को डरा ही रहा है, और साथ साथ वहां पर जो सबसे खतरनाक वार्निंग है, खतरनाक वार्निंग है कि वहां पर डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं, उनके ऊपर हमले किए जाएंगे। अब यहां पर समझिए बात को, ये हमले किसी फैक्ट्री पे नहीं हो रहे हैं या ड्रोन बन रहे हैं, ना किसी कमांड सेंटर पे हो रहे हैं, ना इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। डिसीजन मेकिंग सेंटर पे हमले का मतलब ये है कि उसकी किसी ड्रोन फैक्ट्री पे हमला नहीं करेंगे, वो वहाँ पर किसी कमांड सेंटर पे हमला हो सकता है, किसी इंटेलिजेंस के ऑफिस पर हो सकता है, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हो सकता है, यानी जहाँ जहाँ फैसले होते हैं उन सब जगहों पे गिराऊंगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को मारने का फैसला तो किसी ने लिया होगा। तो जब डिसीजन मेकिंग सेंटर्स की बात होती है तो इसमें यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन भी आता है, और डिसीजन मेकिंग सेंटर के नाम पे जब भी जहां भी बम दिलाओगे, आप कहोगे नहीं ये तो एक छिपा हुआ अड्डा था इंटेलिजेंस एजेंसीज का। तो कुल मिला के एक बड़ा पैनिक क्रिएट कर दिया गया है। अब ये समझिए कि खाली फीली फोकट में ये हमला नहीं कर रहा है, एक बड़ी प्लानिंग के साथ में रूस ये काम कर रहा है। रूस ने बहुत सारा सोना अपना बेच दिया है, क्योंकि उसको पैसे से काट रखा है। भारत उससे तेल खरीदता था, भारत पे रोक लगा दी, तो यहाँ से तेल जो जाता था वो नहीं जा रहा है। हालांकि अभी 2 महीने के लिए भारत तेल खरीद सकता है रूस से, तो उसको पैसा जा रहा है। इसके अलावा वो सोना बेच के बहुत सारी चीज़ें अपने पास इकट्ठी करके रख लेना चाहता है, ताकि उसके पास में उसके हथियार बनाने के लिए प्रॉपर उसके पास में गोला बारूद वगैरह वगैरह यंत्र वंत्र, उसमें चिप वगैरह लगती हैं, वो सब कुछ हों, और ये पैसा वो सोना बेच के जुटा रहा है। तो आप कहेंगे कि सोना बेच के जुटा रहा है, चूँकि आप मेरे वीडियो सुनते हैं तो आपका दिमाग पता है कि ये यहाँ जाएगा ज़रूर, कि अगर सोना बेच रहा है तो किस चीज़ में बेच रहा है? क्या डॉलर में बेच रहा है? डॉलर में बेच रहा है तो डॉलर तो उसके पास वैसे भी पड़े होंगे, डॉलर तो उसके किसी काम के नहीं है, क्योंकि उसको तो सैंक्शन लगा दिया गया स्विफ्ट सिस्टम में, डॉलर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी अमेरिका ने। तो वो क्या कर रहा है कि जो युआन है उसको ले लेगा, कुछ रियाल ले लेगा, कुछ ऐसी मुद्राएं रख लेगा जिनके ज़रिए वो अपनी चीज़ें खरीद सके, पहली चीज़। दूसरा, कुछ जगहों पे वो बार्टर भी कर रहा है। बार्टर मतलब जैसे कि पुराने ज़माने में होता था वस्तु विनिमय। आपके गांव में जैसे होता है कि कुल्फ़ी बेचने वाला आया, तो कुल्फ़ी वाला कह रहा है कि भाई तुम एक मुझे ये डब्बा होता है, उसके बाद में डब्बा भर के गेहूँ दे दो, मैं तुम्हें एक कुल्फ़ी दे दूँगा। तो वस्तु चीज़ के भाई मैं तुम्हें ये दे दूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दे दूँगा टाइप का। ये एक पैसा नहीं है बीच में। मैं इस बीच में समझाना चाहता हूँ आपको कि किसी ज़माने में दुनिया ऐसी चलती थी, बार्टर सिस्टम से। मैं आपको कुछ सामान दूंगा, आप बदले में मुझे कुछ सामान दे दो। मैंने गेहूं दे दिया, उसने मुझे हंसिया बना के दे दिया अपने लोहार ने। ऐसी ज़िंदगी चलती थी। बाद में ये हुआ कि भाई बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब मुझे जो है वो ज़रूरत है, मान लीजिए कि हल बनाने की, और जो लोहार है उसको गेहूं की ज़रूरत नहीं है, उसको कोयले की ज़रूरत है आग के लिए। तो अब क्या हो, तो उसमें बीच में कुछ लोग आ गए, बीच में जो सरमाएदार थे। वो क्या करते थे कि मुझसे गेहूं ले लिया, उससे कोयला ले लिया, और उससे हल ले लिया, और जिसको जो चाहिए वो दे दिया, और इस प्रोसेस में वो बीच में कमा लेते थे। तो इसको सरप्लस वैल्यू लिखा है विद्वान, बीच में वो कमा ले, बीच में मार जाते थे, यानी उसका सामान उनका, ये बीच में कमाई कर रहे हैं। धीरे धीरे वही जब बढ़ गया तो वही पूंजीपति बन गया, और वही पूंजीवाद आज इस जगह पे है कि एक मान लीजिए न्यूज़ चैनल का उदाहरण ले लीजिए कि एक पत्रकार को खबर देनी है, जनता को खबर लेनी है, नेता को खबर पहुंचानी है। अब इन तीनों के बीच में घुस के बैठ गया एक मीडिया हाउस का मालिक। वो तीनों का हक मार मार के उधर से भी पैसे ले रहा है, पत्रकार को भी आधे अधूरे पैसे दे रहा है, और माल बना रहा है वही पूंजीपति, और आके मुद्रा उसी में परिवर्तित हो गई। तो ये माफ़ी चाहूँगा, बीच में ये काम की बात थी लेकिन डाल दी। अब क्या हुआ कि ये जो वस्तु, इस तरह से रूस बहुत सारा पैसा सामान इकट्ठा कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये तैयारी कर रहा है। इस बीच में दूसरी तरफ हालत क्या है, यूक्रेन की हालत ख़राब है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आया उसने कहा अब इसको पैसे वैसे नहीं देंगे हम यूक्रेन को, ये शांति वांति नहीं कर रहा है। तो 90% अमेरिका की उसकी जो सहायता थी वो बंद हो चुकी है। अभी उसके पास जो इंटरनेशनल एनजीओ उसको पैसा दे रहे हैं वो पैसा है सहायता के लिए, भाई लड़ो, तुम रूस से लड़ रहे हो। यह एनजीओ क्या होता है, विदेशों की सहायता है, देशी होते हैं वो। उसमें सरकारें पैसा ना दे के
स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए दे देती हैं, उसमें बिल गेट्स जैसे लोग फंड कर देते हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग फंड कर देते हैं। तो वो पूरी की पूरी जो सिचुएशन है, वो पैसा अभी जो मिल रहा है उससे काम चल रहा है। कुछ यूरोप के देशों ने भी सहायता बढ़ाई है, लेकिन उतना नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में पहले ही जेलेंस्की फंसा हुआ है। अब फंसा हुआ जेलेंस्की पंगे ले रहा है, कहीं उनके स्टूडेंट मार दे रहा है, कहीं कुछ कर दे रहा है। ये सब करते करते सिचुएशन हो गई, बढ़ गई है। अभी तो उसके बाद क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। रूस ने प्रॉपर एक वार्निंग दी है, लोगों को कहा है, विदेशी लोगों को, भैया इनकी राजधानी छोड़ दो। दूतावासों से कहा है कि छोड़ दो। ये बहुत गंभीर बात होती है, क्योंकि दूतावास वो यूक्रेन की संपत्ति नहीं है, वो जिस देश का दूतावास है उसकी संपत्ति है। उनको कहा जा रहा है तुम अपना दूतावास छोड़ के चले जाओ। ये अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को फ़ोन करके पहले से चेता दिया गया है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। और जो बड़ा होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार रखना ज़रूरी है। इसलिए अपने जो परिचित हैं वहाँ पर उनको ये सलाह देना उचित होगा कि वो कीव से दूर चले जाए, उनकी राजधानी से दूर चले जाएं, क्योंकि वो अब फिर से कन्फ्लिक्ट जोन में बनने वाली है। और इस बार जो युद्ध होने वाला है उसमें रूस अलग अलग इलाकों को, ये सब चीज़ों को नहीं टारगेट करेगा। वो सीधे सीधे राष्ट्रपति, उसके कैबिनेट, उसके रक्षा मंत्रालय, उसकी जितनी जगह जहाँ फैसले होते हैं उनको टारगेट करेगा। इसलिए ये वॉर फिर से बड़ी होने वाली है। हो सकता है ईरान वॉर से ज़्यादा ध्यान लोगों का इस तरफ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।